ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के श्रम और रोजगार मंत्री शिवचरण लाल शर्मा। शर्मा जी, आपसे अगला सवाल। अगर किसी को अभी तक सजा नहीं हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप खुद कह रहे हैं अनेक शिकायतें आई हैं, शिकायत जिनके खिलाफ है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब कहीं न कहीं उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मेरा मतलब ये है, ये तो मैं मान सकता हूँ आपकी बात कि जैसे मैंने किसी को पकड़ा है या मेरी नज़र किसी खास फैक्ट्री पे गई है कि भाई यहाँ ये कमी हो सकती है, और दूसरे दिन जब गया हूँ तो मुझे तो चीज़ मिल गई। हो सकता है उन्होंने रात में की हो या दिन में की हो, मैं जब गया हूँ मुझे चेक में वो सही सलामत मिली है। तो सही सलामत जब मुझे मिली है तो मैं अब डिपार्ट वालों को कैसे खींचूं? आपका कहने का मतलब ये है कि शिकायत आपको मिली, लेकिन लेबर विभाग के लोगों ने रातों रात मिलकर के उसको ठीक करवा दिया। कुछ भी करा हो उन्होंने, लेकिन मुझे शिकायत नहीं मिली कि जिससे मैं उन पर अंकुश कसूं। पहले शिकायत मिली थी, आपने खुद चेक किया तो शिकायत गलत पाई गई। मैंने जो चेक किया वो गलत नहीं पाई गई, ये नहीं कहा मैंने कि गलत पाई गई। मैंने जो चेक किया उसमें कुछ कमजोरियां थी। मैंने कहा भाई ESI का जो किस तरीके से तुमने काटा है, फंड किस तरीके से काटा है ये बताओ। कह जी ये ESI कटा हुआ है। तो भाई कटा हुआ है तो अब आज इसकी मृत्यु हो गई है तो इसकी ESI में पेंशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। कह जी मिलेगी, क्या कमी रह गई है? कोई पैसा जमा नहीं हुआ या कोई फार्म नहीं भरा गया, ESI तो ठेकेदार ने काट दी, लेकिन उसको पेंशन का दिलवाओ। तो मेरे प्रशासन वालों ने उसको खींचतान करके ESI का जो कुछ कमी बेची हो पूरी करा करके उसको पेंशन दिलवाई। उस परिवार के आदमी को, सीनियर जो 18 साल से ऊपर का है, चाहे औरत है चाहे आदमी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको नौकरी दिलवाई, चाहे बेशक उसकी घरवाली हो, परमानेंट उसी फैक्ट्री में जाओ मरा है। आपने ये तहकीकात की कि जिस तरह से इस आदमी के साथ ऐसा हुआ है उसकी तो मौत हो गई इसलिए पकड़ में आ गया, जिनकी मौत नहीं हुई है ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ घपला किया है? ऐसा है, माफ़ करना, मेरी आदत बड़ी गंदी है। मैं न तो अपने आप को मंत्री मानता हूँ और ना मेरे अंदर कोई बड़प्पन है। मैं एक मजदूरों का नेता जरूर हूँ, लेकिन मैं भी अपने आप को एक मजदूर मान करके चलता हूँ और इसी नीयत से काम कर रहा हूँ कि मैं एक मजदूर हूँ। मैंने भी नौकरी की है। नौकरी में पता है कितनी कितनी परेशानियाँ आती हैं, नौकरी किस तरीके से मिलती है, क्या क्या ठोकरें खानी पड़ती है। अब उसकी भी अगर हम हिफाजत नहीं करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हर चीज़ को समझता हूँ, मैं किसी के कहने पे नहीं चलता। जिस रोज़ मेरी मूड आ गया कि आज हम इस इलाके में चले गए तो 4-5 फैक्ट्रियों में देखो जरा चेक करो जी, तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। श्रमिक मिलते हैं गेट पे, मैं उनको बुलाता हूँ, उनसे बड़े प्यार से बातचीत करता हूँ, उनको नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जब मैं चेकिंग को जाता हूँ तो मेरे गाड़ी का झंडा ढका हुआ होता है। कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता कि मैं मंत्री हूँ जो मुझे कोई आसानी से पहचान ले, या कोई प्राइवेट गाड़ी, अपनी पर्सनल गाड़ी जो होती है घर की, उसे लेके चल देता हूँ। बत्ती जरूर उसमें लाल होती है लेकिन कोई भी लगा सकता है। लेकिन नेताओं वाला ट्रेडमार्क तो आपके पास है। नहीं, नेता आजकल तो ऐसा नहीं है। नेता वाला सफ़ेद कमीज पहनने से नेता नहीं बन जाता, नेता बनता अपने कर्म से। और नेता अगर बन भी जाए तो मंत्री नहीं बनता सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहनने से। तो मेरे अंदर वो बात ही नहीं है जो कोई आदमी ये शो करे। फिर मैं उनको बुला के प्यार से पुचकारता हूँ, भैया इसमें क्या तनख्वाह मिलती है? एक भाषा भी बदल देता हूँ मैं अपनी जी। क्या तनख्वाह मिलती है आप लोगों को, कैसे कैसे गुजारा करते हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, घरवाली क्या करती है, बच्चे क्या करते हैं, सारी डिटेल उनकी जानने की कोशिश करता हूँ। और सारी डिटेल उनसे ले करके फिर मैं पूछता हूँ तनख्वाह यही मिलती है आप लोगों को? तो वो जवाब देते हैं कल हमें तो नहीं मिलती तनख्वाह, ये हमारी तनख्वाह बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं और बैंक वालों से हम 2 दिन के बाद निकाल के लाते हैं। उस दिन हमें बैंक वाले भी नहीं देते, कह देते कल आना, परसों आना, बैंक से लेनी पड़ती है। तो कितनी मिलती है भाई? बाबू ये हमें पता नहीं, सबकी बराबर मिलती है। ये कहते हैं सबकी बराबर तनख्वाह है, हरियाणा गवर्नमेंट का जो ग्रेड है वो है। मैंने कि तुमको यही पता नहीं है कि 10 रुपये मिलते हैं या 20 रुपये मिलते हैं या 50? नहीं, 50 से ज़्यादा मिलती है हमको। मैं सब तरह के मजदूरों में घुसता हूँ। मंत्री जी, बात वो नहीं है, अगर मान लो उनको कोई दिक्कत है, तनख्वाह उनको मालूम नहीं कितनी मिलती है, बैंक में वो दे देते हैं, बैंक से वो जब वो निकलवाते हैं तो उसमें भी वक्त लगता है, क्या आपके विभाग ने ये जानकारी लेने की कोशिश की बैंक से कि मजदूरों को कितना पैसा ट्रांसफ़र होता है? ये तो एक डिपार्ट दूसरा भी है हमारा, कई डिपार्ट हैं, वो जिसकी ड्यूटी ये है
वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। नहीं, उसकी ड्यूटी ये है कि उसने जा करके बैंक का अकाउंट चेक करना है। चेक बैंक करके की सारी उन्होंने आपको चीज़ें नहीं बताया? है जी, चेक करके नहीं बताया उन्होंने आपको? बैंक को सारी बातें बताते हैं, मुझे थोड़ो भी बताएंगे, वो अपने अफसरों को बताएंगे, अपने सीनियर को। आप मंत्री हैं, आपको बताना चाहिए। मेरे को हर आदमी नहीं आएगा बताने के लिए, और ना मैं पूछूंगा। नहीं, पूछना चाहिए आपको, क्योंकि मजदूरों ना मैं का हर मजदूर से हित, कैसे मजदूरों का पूछूंगा? हित है या नहीं है? हर अफसर से कैसे पूछूंगा नीचे से ऊपर तक में? आप टॉप अफसर को बुलाइए अपने हाँ, तो नीचे। टॉप अफसर से ही मेरी बातचीत होती है। ठीक है, टॉप अफसर से ही मेरी बातचीत होती है, जो इनका डीएलसी होता है उससे। डीएलसी के नीचे जो होते हैं वो तो अपने डीएलसी को ही रिपोर्ट करेंगे, वो लेबर ऑफिसर को करेंगे, लेबर ऑफिसर अपनी डीएलसी को करेगा, एक सीढ़ी है। आपने बाल श्रमिकों को मुक्त कराने की बात कही और 10 आपने एक साल में मुक्त करवा भी दिए। वैसे मैं छोटी उपलब्धि तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत बड़ी है, 3-4 महीने में इतने हो गए। आपने कुछ एनजीओज को पैसे भी बांटे, 64 लाख रुपए शायद आपने दिए हैं कुछ एनजीओज को अपने इलाके के। उनकी क्या उपलब्धि है? उनकी उपलब्धि ये है कि जैसे जैसे उनको पैसा ही डिपार्ट वाले देते, मैं नहीं देता, मेरे डिपार्ट के ही आदमी देते हैं, और वही उसका वही खाता रखते हैं, और वो वही खाता किसको कितना पैसा दे गया, किस एड में दिया गया, वो फिर अपने से सीनियर को भेजते हैं। सीनियर अपने हेड ऑफिस को भेजता है चंडीगढ़। बिल्कुल ठीक है। और चंडीगढ़ जा कर के फिर उसको भेजते हैं ऑडिट वालों के पास। फिर वो फाइल कहीं गायब हो जाती है। चेक करेंगे, चेक करने के बाद उनकी मर्जी है, वो आकर के यहाँ इंक्वायरी भी कर सकते हैं। कई केस ऐसे हुए हैं जो यहाँ आकर के उन्होंने पूछताछ की है, जहाँ शक हुआ है उन्होंने पूछताछ भी की है, लेकिन वो सही पाए गए। निर्माण उद्योग यानी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसमें सबसे ज़्यादा असंगठित मजदूर हैं, जहाँ कोई यूनियनबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। उनके हितों के लिए सरकार ने क्या कानून बनाए हैं? उन लोगों के हित के लिए ये कानून बनाने जा रही है, अभी तक तो बना नहीं है, लेकिन जा रही है कि भाई जिस फैक्ट्री में ये लेबर काम करेगी, कंस्ट्रक्शन के नाम से भर्ती होती है, वैसे तो करते नहीं है लोग भर्ती, कंस्ट्रक्शन के नाम से भर्ती है कि एक सीधा कॉलम है, सीधी गिनती है कंस्ट्रक्शन। भाई मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ रिपेयर होगी, ये होगा, वो होगा, ये नहीं कहते कि हम इनको ले जा करके मशीनों पे झोंकते हैं जी, ये कोई नहीं बताता, और काम एक्चुअल करते हैं मशीनों का ही। नहीं, जैसे बिल्डिंग बनाने का जो काम है, ईंट भट्ठा का काम है, इस तरह के जो बिल्डिंग बनाने का काम है, बिल्डिंग बनाने पे ही नहीं ले जाते उनको ले जाते हैं मशीनों पे कि ये कागज आ रहा है, इसको उठा के नहीं इधर डाल रखते रहो, इधर करते रहो, या मटेरियल इसको बोरियों में भर के इधर फेंकते रहो। काम इस तरीके से लेते हैं वो, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाता। बिल्डिंग में तो थोड़ी आदमी चाहिए, और रखे हुए उन्होंने थोक में। ऐसे फैक्ट्री मालिक भी अपने आदमी को नौकरी देता है परमानेंट, लेकिन परमानेंट क्यों रखेगा जब मुझे कंस्ट्रक्शन लेबर मिल रही है, कंस्ट्रक्शन के नाम से उसका काम चल रहा है, कोई रुकावट नहीं आ रही, तो अपना रखेगा अपना। जब इतने बड़े स्तर पर घपला हो रहा है तो सरकार इमीडिएट कानून क्यों नहीं बना रही है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको कानून बनाने से रोक रही है? न कोई सी भी बात नहीं है जो रोक रही है, सिर्फ ये है कि इसकी तैयारियां हो रही हैं, और जब वो तैयारियां पूरी हो जाएंगी तो एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में श्रम कल्याण बोर्ड की, उस मीटिंग में ये मुद्दा उठेगा कि भाई इस तरीके से इस मामले में ये सुधार हमने करना है, आप लोग सहमत हैं? जब वो सहमत हो जाएंगे तो वो पास हो करके फिर आगे जाएगा। जब समस्या नई होती है, बिल्कुल नई समस्या होती है, उसके लिए तो इस तरह की तैयारियां होती हैं कि भाई एक नई समस्या खड़ी हो गई है, इससे निपटने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये तो दशकों से चली आ रही है, दशकों से चली आ रही है, उसके बावजूद आज ये कहा जा रहा है कि उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि ये कमी चल रही है, ज़बरदस्त कमी है। अब कई आदमी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है, उन्होंने लगा दिया मशीन पर, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, ज़रा खड़े रहना, ये चीज़ आएगी तो इस तरीके से ऐसा करते रहना, और कितने हाथ कट गए लोगों के। सरकार पर उद्योगपतियों का दबाव तो नहीं है? ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि उद्योगपति के दबाव में सरकार आ रही हो। उनसे तो सिर्फ इतना है कि तुम्हारी प्रोडक्शन निकल रही है, सही वोचर कट रहे हैं, रसीदें कट रही हैं, रेवेन्यू हमारा सही आना चाहिए। तुम्हारी फैक्ट्री में घाटा है, बाधा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कानून के अंदर रहना है। कानून के बाहर जाओगे तो फिर तुम चारों तरफ से ततैया चुपट जाएंगे, कहीं सूझेगा शरीर, कहीं कुछ होगा, हम जिम्मेदार नहीं हैं। जी, अपने हिसाब से अपने शरीर को बचा के रखो, जो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को दो, जो मजदूर का मजदूर। खेतिहर मजदूरों की अगर बात करें तो उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या किया अभी तक? मजदूरों के रक्षा हित के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। जो इतना लंबा चौड़ा खेतिहर मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, इतना लंबा चौड़ा जो हमने स्टाफ रखा हुआ, जिस इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री के लिए अलग रख दिए हमने,
और ये जो मजदूर हैं छोटे बच्चे, इनके लिए अलग स्टाफ रख दिया, भट्टों पर अलग, क्योंकि भट्टों पर भी ज़्यादा ये मजदूर मिलेंगे बच्चे आपको, बिल्कुल ठीक है। वहाँ भी रख दिया है कि भाई तुम्हारी ये सीमा में है, इनकी चेकिंग वगैरह आप लोगों ने करनी है, इनको देखभाल करना। उसी तरीके से हमने खेती का एक डिपार्ट है हमारा जी, जो खेती की ही बात करेगा, वो खेती के अलावा इधर उधर नहीं हिलेगा। ये जमींदार को कोई तंगी तो नहीं है किसी प्रकार की पैसे देने की, अगर उसको पैसे की तंगी है तो उसको कोऑपरेटिव बैंक से पैसा मिलेगा, वो अपना बीज खरीदे, कुछ ही करे, बीज जा कर के बीज के दफ्तर हैं सरकारी, उनसे उसको बीज मिलेगा, खाद मिलेगा गवर्नमेंट के रेटों पे, जो गवर्नमेंट सब्सिडी काट करके जो भी को देती होगी। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मुलाकात जारी रहेगी।